Hello everyone, I Kuldeep Sharma welcome you all to today's session of Daily News Analysis where we are going to look at the important news from the Hindu newspaper as well as the Indian Express. So आज 7th of March है, आज के हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में दोनों की इंपॉर्टेंट न्यूज को आज हम गो थ्रू करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज इटसेल्फ. सो फर्स्ट न्यूज जो आप हिंदू के फर्स्ट पेज पे देखेंगे, इट इज द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट न्यूज इज बेसिकली दैट मद्रास हाई कोर्ट हैज प्रोवाइडेड अ जजमेंट वेयर इट हैज डायरेक्टेड द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टू basically allow this particular website, Vikatan website, to function because as of now this has been made dysfunctional for the user. And why this has happened? Because Vikatan जो आपका ये वेबसाइट है, it's basically a publishing house. इन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर पे कार्टून पब्लिश करा था जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड डोनाल्ड ट्रंप का कार्टून था. एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी जो थे उनको हैंडकफ पोजीशन में शो करा हुआ था टू शो कि यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी जब डोनाल्ड ट्रंप से मीटिंग कर रहे थे तो he had gone there with not so much options in his hand and he was just waiting there कि जो भी डोनाल्ड ट्रंप देंगे वो इसको करेंगे. मे बी दिस इज माई इंटरप्रिटेशन बट that was the kind of cartoon which was shown there. तो यहाँ पे जब इस टाइप का कार्टून शोकेस किया गया तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी जो बेसिकली आपके जितने भी आईटी के मैटर्स होते हैं, जितने भी आपके वेबसाइट्स के मैटर्स होते हैं उनको हैंडल करता है, उसने इस पर्टिकुलर वेबसाइट का एक्सेस ब्लॉक कर दिया और विकातन मैगजीन को यहाँ पे नोटिस सेंड करा, शोकेस नोटिस सेंड करा to remove this particular cartoon. And there in the notice also they have mentioned कि अगर वो टेम्पररी भी उस पर्टिकुलर कार्टून को रिमूव कर देते हैं तो उसका जो एक्सेस है वो रिस्टोर हो जाएगा. तो इस पर्टिकुलर केस के अंदर में जो पर्टिकुलर पब्लिशर्स हैं they went to the high court, Madras High Court, and there they claimed कि this is a violation of their constitutional rights, कि उनके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में जो फंडामेंटल राइट प्रोवाइडेड है उसका ये वायलेशन है. उसके अंदर में जो रिस्ट्रिक्शन प्रोवाइडेड है उसमें ये फॉल नहीं करता है तो हमारा जो पर्टिकुलर वेबसाइट है इसका एक्सेस आप नहीं रोक सकते हैं. तो ये पर्टिकुलर आपका केस मद्रास हाई कोर्ट में जाता है. मद्रास हाई कोर्ट ने क्या बोला है कि जब तक विकातन वेबसाइट को आप अनब्लॉक कर सकते हो अगर वो टेम्पररी भी पीएम कार्टून को ड्रॉप कर देता है अंटिल ये जो पर्टिकुलर केस है इसको रिजॉल्व किया जाता है. तो यहां पे एक इंटरिम मेजर प्रोवाइड करा है मद्रास हाई कोर्ट ने कि अगर विकातन वेबसाइट टेम्पररी भी अपने इस पर्टिकुलर कार्टून को रिमूव कर देता है तो इसका एक्सेस अनब्लॉक हो जाना चाहिए. तो आई एम श्योर आपको ये पर्टिकुलर इश्यू जो है इसका कंटेक्स्ट है वो समझ में आ गया होगा. तो अब हम समझेंगे कि बेसिकली इसके अंदर में कॉन्स्टिट्यूशनल इशू या लीगल इश्यूज क्या इन्वॉल्व है. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर में पार्ट 3 है. पार्ट 3 के अंदर में फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइडेड है. आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू आर अवेयर कि आपके फंडामेंटल राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के राइट्स होते हैं, गारंटीड होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में, विच मींस दे कैन नॉट बी टेकन अवे सो इजीली. और कुछ केसेस में तो उनको लेकर जाया भी नहीं जा सकता है. और उसी में से एक इंपॉर्टेंट जो आपका राइट है वो है आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. यस, आर्टिकल 19(1)(a ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. आर्टिकल 19 जो है आपका, जो आर्टिकल 19 है वो आपके सारे फ्रीडम्स की बात करता है. बहुत सारे फ्रीडम्स इसके अंदर प्रोवाइडेड हैं, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एक है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड प्रोफेशन है इसके अंदर में, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस है इनके अंदर में, फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया है. ये सारे के सारे जो फ्रीडम्स है आपके आर्टिकल 19(1) में है. और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फ्रीडम है दैट इज गिवन इन आर्टिकल 19(1)(a itself, 19(1)(a itself, which basically is the freedom of speech and expression. Freedom of speech and expression in India is provided in आर्टिकल 19(1)(a. तो बिकॉज इट इज अ फंडामेंटल राइट, तो फंडामेंटल राइट की क्वालिटी इंडिया के अंदर में विच इज कि जो पर्टिकुलर फंडामेंटल राइट्स हैं इनको आप यहां पे आपकी गवर्नमेंट जो है वो इनको वायलेट नहीं कर सकती है. देयर कैन नॉट बी एनी वायलेशन, नो वायलेशन बाय द गवर्नमेंट एंड दीज आर गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. गारंटीड का मतलब है कि अगर आपको ये राइट प्रोवाइडेड है, फॉर एग्जाम्पल मैं क्यों कह रहा हूं कि आपको ही प्रोवाइडेड है क्योंकि कुछ फंडामेंटल राइट सारे सब सिर्फ सिटीजन्स को अवेलेबल होते हैं, कुछ ऑल पर्सन्स को अवेलेबल होते हैं, यानी कोई फॉरेनर भी इंडिया में आएगा तो उसको भी ये राइट यहां पे प्रोवाइड होगा. एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एक ऐसा राइट है जो सिर्फ सिटीजन्स को अवेलेबल है, यानी कि अगर आप इंडियन सिटीजन हैं तो ही आपके पास में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है. तो यहां पे अगर ये पर्टिकुलर फंडामेंटल राइट आपको गारंटीड है तो अगर इसको गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्ट भी करना चाहती है, अगर गवर्नमेंट इसको रिस्ट्रिक्ट भी करना चाहती है तो वो लिमिटेड ग्राउंड्स पे हो सकता है जो एग्जैक्टली कॉन्स्टिट्यूशन में ही प्रोवाइडेड है. सो फॉर एग्जांपल अगर गवर्नमेंट आर्टिकल 19(1)(a में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को रिस्ट्रिक्ट करना चाहता है तो उसके लिए स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन प्रोवाइडेड हैं अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 2 इटसेल्फ.
यानी कि अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को रिस्ट्रिक्ट करना है तो गवर्नमेंट को प्रूव करना पड़ेगा, जस्टिफाई करना पड़ेगा कि जिन पर्टिकुलर ग्राउंड्स पे हम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं वो 19 क्लॉज 2 के अंदर में मेंशन्ड है। एंड ये जो पर्टिकुलर केस अभी मद्रास हाईकोर्ट में चल रहा है, दोनों साइड्स के आर्ग्यूमेंट भी यही है। गवर्नमेंट ये कह रही है कि ये जो पर्टिकुलर हमने रिस्ट्रिक्शन करा है ये 19 क्लॉज 2 के अंदर में जस्टिफाइड है। ऑन द अदर साइड जो पब्लिशर्स हैं वो ये क्लेम कर रहे हैं कि 19 क्लॉज 2 के अंदर में ये जो रिस्ट्रिक्शन पुट अप करना चाह रहे हैं वो हमारा फॉल नहीं करता है। ओके तो यहां पे यू हैव टू अंडरस्टैंड 19(1)(a) में आपका फ्रीडम प्रोवाइडेड है, 19 क्लॉज 2 के अंदर में 19(1)(a) में आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन प्रोवाइडेड है, 19 क्लॉज 2 के अंदर में उस पे क्या का रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लग सकते हैं। रिमेंबर हर कोई सा रिस्ट्रिक्शन नहीं, जो रिस्ट्रिक्शन लगाया भी जा रहा है वो रीजनेबल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल कि अगर इसी मैगजीन के अंदर में मैं इस पर्टिकुलर मैगजीन को इस कार्टून की वजह से अगर बैन ही कर देता हूं तो वो रीजनेबल नहीं अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन हो जाएगा। ओके और रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन क्या होता है कि फॉर एग्जांपल कि मैं यहां पे उनको नोटिस सेंड कर रहा हूं कि ये जो पर्टिकुलर लेट्स से सपोज कि ये पर्टिकुलर जो कार्टून है ये 19 क्लॉज 2 में फॉल करता है, तो मैं उन्हें नोटिस सेंड कर रहा हूं कि अगर आप इस कार्टून को रिमूव नहीं करते हैं तो आपका जो ये पर्टिकुलर वेबसाइट है इसका एक्सेस रिस्ट्रिक्टेड रहेगा। पूरा वेबसाइट तो आप एक्सेस कर पाएंगे बट ये वाले जो पार्ट्स हैं ये एक्सेसिबल नहीं होंगे, या फिर अगर आप इस कार्टून को रिमूव कर देते हैं तो आपके रिस्ट्रिक्शन को रिमूव कर दिया जाएगा। तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, रीजनेबल कंडीशंस क्रिएट कर रहा हूं। तो आपके 19 क्लॉज 2 के अंदर में जो रिस्ट्रिक्शन इंपोज किए जाएंगे वो रीजनेबल होने चाहिए। तो अब सेकंड क्वेश्चन ये बनता है कि कौन कौन से ऐसे ग्राउंड्स हैं जिस पे आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। तो 19 क्लॉज 2 के अंदर में मेंशन है आपके ये पर्टिकुलर ग्राउंड्स। सो डू नॉट थिंक ये दो ही है, नेक्स्ट स्लाइड में हम बाकी रिस्ट्रिक्शन देखेंगे जिसमें पहला है सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। तो मैं कोई भी ऐसा स्पीच देता हूं, कोई भी मैं ऐसा एक्शन करता हूं, रिमेंबर यहां एक्सप्रेशन वर्ड यूज है, तो मैं हो सकता है आर्ट के फॉर्म में अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा हूं, इट इज पॉसिबल कि मैं एक्शंस के फॉर्म में, प्रोटेस्ट के फॉर्म में अपने आप को यहां पे अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा हूं। तो वो सब भी जो तरीके होते हैं वो भी टाइप ऑफ एक्सप्रेशन ही होते हैं। तो अगर मैं कुछ भी ऐसा एक्ट करता हूं जिससे मेरी कंट्री के, मेरे इंडिया के सॉवरेनिटी या इंटीग्रिटी को मैं चैलेंज करता हूं, तो वहां पे उस टाइप की कोई भी स्पीच जो होगी, उस टाइप का कोई भी एक्शन होगा, उसको गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्ट कर सकती है ऑन दिस पर्टिकुलर ग्राउंड। सेकंड क्या है, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। अगर मैं कोई ऐसी स्पीच देता हूं, कोई मेरा एक्शन, ऐसा एक्शन करता हूं जिससे मेरी जो सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट है उसको हैम्पर हो सकता है, तो भी मेरा यहां पे राइट गारंटी, आपका जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। इसको किस एग्जांपल समझ सकते हैं, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, लेट्स से कि मैं कोई हिडन सीक्रेट है या कोई नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई इशू है जिसको मैं आपके पब्लिक में डिक्लेयर कर रहा हूं या फॉरेन गवर्नमेंट्स को बता रहा हूं, और उस बेसिस पे हो सकता है कि मेरा जो पर्टिकुलर स्पीच है उसको रिस्ट्रिक्ट किया जा सके। तो ये हो गए दो आपके इंपॉर्टेंट ग्राउंड्स। इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट ग्राउंड्स है, तीसरा ग्राउंड है फ्रेंड रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स। तो ये एक ऐसा ग्राउंड है जिस पे आप क्लेम कर सकते हो कि जो प्रेजेंट कार्टून है वो इंडिया यूएस के रिलेशंस को यहां पे थोड़ा इफेक्ट कर सकता है और नेगेटिवली इंपैक्ट कर सकता है। तो इस ग्राउंड्स पे मैं शायद जस्टिफाई करने की कोशिश करूं। ये ग्राउंड कितना जस्टिफाइबल रहता है, कोर्ट से कितना एक्सेप्ट करते हैं, वो हमें कोर्ट के केस से ही पता पड़ेगा। बट यस, दिस इज ऑल्सो अ इंपॉर्टेंट ग्राउंड कि आपके अगर फ्रेंडली रिलेशंस है किसी कंट्री के साथ, तो अगर वो फ्रेंड रिलेशंस इंपैक्ट होते हैं तो उस पर्टिकुलर केस में भी आपका जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज पब्लिक ऑर्डर। अगर मेरी स्पीच से, मेरे एक्सप्रेशन से पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब होता है कि यहाँ पे राइट लाइक सिचुएशन हो सकती है, मैं कम्युनल स्पीच दे रहा हूं, तो वो भी पब्लिक ऑर्डर के बेसिस पे आपकी स्पीच को किया जा सकता है। नेक्स्ट इज डिसेंसी और मॉरलिटी, और स्पेसिफिकली आप ये कह सकते हैं कुछ भी आप ऑब्सीन एक्ट करते हैं तो उस टाइप का कोई भी मूवी होगा उसको सेंसर करना, वो सब राइट यहां से भी डिराइव किया जा सकता है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो सेंसरशिप का राइट है मूवीज के लोग के, मूवीज टीवी शोज के अंदर में जो आपका सेंसरशिप का राइट होता है गवर्नमेंट के पास में, वो बेसिकली यहां से जस्टिफिकेशन गेन करता है। नेक्स्ट इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो अगर आप कुछ भी ऐसा स्पीच देते हैं, एक्ट देते हैं जिसमें जो कोर्ट की रेप्यूटेशन है वो कम होती है, तो उस पर्टिकुलर केस में वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस बनता है। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है वो भी एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के ऊपर पे। ओके, नेक्स्ट इज डेफेमेशन। सो यस, इफ यू वांट टू से कि आई हैव द राइट टू से एनीथिंग एंड एवरीथिंग बट दिस वुड लीड टू डिफेमिंग समवन, तो वो जो पर्सन है वो आपके अगेंस्ट में केस फाइल कर सकता है और आप वहां क्लेम नहीं कर सकते हो कि मेरा ये एक फंडामेंटल राइट है, बिकॉज यहाँ पे डेफेमेशन इज अनदर ग्राउंड। एंड फाइनली एक बहुत ही जनरल ग्राउंड है इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। तो अगर आप किसी को प्रोवोक करते हो टू कमिट अ क्राइम, लेट्स से आप एक क्राउड को लीड कर रहे हैं एंड यू
ask that particular crowd to attack the government offices, violent, you are asking to do any kind of offense, कुछ भी आप incitement करते हैं violence के लिए, तो ये भी एक ग्राउंड बन जाता है। ओके, सो आपका फंडामेंटल राइट तो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, बट उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए कुछ ग्राउंड्स भी आपके प्रोवाइडेड हैं। अराउंड 8 ऑफ दीज ग्राउंड्स आर प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, एंड रिमेंबर दीज ग्राउंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर गवर्नमेंट आपके फंडामेंटल राइट को रिस्ट्रिक्ट करना चाहती है तो वो हो सकता है किसी और नाम से उस रिस्ट्रिक्शन को बोले, बट वो पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन इनमें से एक ग्राउंड में फॉल करना कंपलसरी है। अगर यहां पे जो रिस्ट्रिक्शन लगाया जा रहा है वो इनमें से किसी भी ग्राउंड में, ये 6 हो गए और आपके सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया एंड सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, अगर 8 ग्राउंड्स में गवर्नमेंट जस्टिफाई नहीं कर पाती है तो वो पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन आप इंपोज नहीं कर सकते हो। तो इस विकातन वेबसाइट के अंदर में भी गवर्नमेंट को ये शो करना पड़ेगा कि जो रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है या वो पर्टिकुलर जो स्पीच है, वो जो कार्टून है, वो इनमें से किसी एक चीज को वायलेट करता है। फॉर एग्जांपल कि यहां पे फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट जो है उसको डिस्टर्बेंस हो रहा है, सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को यहां पे आपका रिस्ट्रिक्शन इंपोज करना पड़ रहा है, बिकॉज उससे उसको हार्म हो सकता है, डेफेमेशन यहां पे कॉज हो रहा है। इन पर्टिकुलर ग्राउंड्स पे आप यहां पे कर सकते हो। अदरवाइज अगर गवर्नमेंट प्रूव नहीं कर पाएगी तो उस वेबसाइट का एक्सेस भी रिमूव करना पड़ेगा और यहां पे गवर्नमेंट को सॉरी भी बोलना पड़ेगा इस चीज को लेके। ओके, तो ये तो हो गया आपका कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में क्या प्रोवाइडेड है। अब ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क्स आपकी गवर्नमेंट ने कुछ लॉज फ्रेम करे हैं सो दैट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को प्रोटेक्ट भी किया जा सके, और जो ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं इनके बेसिस पे हम लॉ बना के जहां भी हमें रिस्ट्रिक्शन लगाना है उनको भी इंपोज कर सके। फॉर एग्जाम्पल कि पहले तो आपका इंडियन पीनल कोड था, बट अब आपका BNS है, अब आपका भारतीय न्याय संहिता है। 2023 वाला जो आपका भारतीय न्याय संहिता है उसका जो सेक्शन 150 है, यहां सेडिशन नहीं लिखा हुआ होना चाहिए, सेक्शन 150 है या फिर मैं कहूं 152 हो जाएगा एग्जैक्टली। तो पहले आपके सेडिशन करके सेक्शन 124A में था, बट अब सेक्शन 152 है जो अबाउट सेम है, बट स्टिल यहां पे उसकी लैंग्वेज को थोड़ा चेंज करा गया है। अब रिक्वायरमेंट ये हो गई है कि अगर कोई भी स्पीच और एक्सप्रेशन ऐसा है जिससे वॉयलेंस इंसाइट हो, पहले वॉयलेंस इंसाइट होना कंपलसरी नहीं होता था, सिर्फ हेट्रेड भी हो रहा है गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, यू वांट टू ओवर टॉपल द गवर्नमेंट थ्रू इवन नॉन वायलेंट मींस, स्टिल वो सेडिशन की कैटेगरी में फॉल कर सकता था। बट अब जो भारतीय न्याय संहिता की डेफिनेशन है उसमें अगर आप कोई स्पीच ऐसा देते हो जिससे वॉयलेंस इंसाइट होता है तो वो आपका प्रोहिबिटेड है। अगेन सेक्शंस आपको याद करने रिक्वायर्ड नहीं है, सेक्शंस आपसे पूछे नहीं जाते हैं। नेक्स्ट इज सेक्शन 194 एंड 195, बेसिकली जो आपका BNS है उसके अंदर में अगर आप कोई भी ऐसी स्पीच देते हो जिससे रिलीजियस एनिमिटी हो या किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स है उनको हर्ट होता है तो वो भी आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो, और वो इसलिए आपका जस्टिफाइड होगा बिकॉज इट वुड बी वन ऑफ द ग्राउंड्स इन दिस पर्टिकुलर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। रिमेंबर, अगर पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर कोई भी ऐसा लॉ बनाना चाहता है जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को यहां पे रिस्ट्रिक्ट करता हो, तो रिमेंबर ये जो सेक्शंस हैं ये कहीं ना कहीं इनमें से किसी को जस्टिफाई करने चाहिए। फॉर एग्जांपल यहां पे अगर मैं कोई भी ऐसी स्पीच को पिनलाइज कर रहा हूं जो रिलीजियस एनिमिटी और आउटरेजियस रिलीजियस सेंटिमेंट्स को करता है, तो मैं क्लेम कर सकता हूं कि पब्लिक ऑर्डर के अगेंस्ट में जाता है। मैं यहां पे क्लेम कर सकता हूं कि इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस की बेसिस पे जस्टिफाइड है, तो उसी बेसिस पे मैं इस टाइप के सेक्शंस क्रिएट कर सकता हूं। और ये और भी क्लियर हो जाएगा कि सेक्शन 356 एंड 357 जो BNS के हैं वो बेसिकली पनिश करते हैं डेफेमेशन को और क्रिमिनल इंटिमिडेशन को। डेफेमेशन आप देख सकते हैं यहां पे डायरेक्टली आपका एक क्राइम दिया हुआ है, तो अगर मुझे यहां पे किसी को पनिश करना है फॉर स्पीच या फिर उसके एक्शंस के लिए, इन पर्टिकुलर एक्ट के अंदर में मैं उनको यहां पे पनिश कर सकता हूं। ओके, तो वो तो रहा भारतीय न्याय संहिता की बात जो जनरल इन नेचर होता है, बट जब बात होती है आपके डिजिटल फॉर्मेट की तो उसके अंदर में जो लॉ अप्लाई होता है IPC या BNS भी अप्लाई होता है, प्लस IT एक्ट है जो बेसिकली ये पर्टिकुलर पावर गवर्नमेंट को देता है जिसके थ्रू वो वेबसाइट्स को ब्लॉक कर सकती है। और वो पर्टिकुलर सेक्शन कौन सा है? वो पर्टिकुलर सेक्शन है सेक्शन 69A। अभी मैंने आपको जस्ट बोला था कि वो जो सेक्शंस आपको याद नहीं करने होते हैं, बट जो ये पर्टिकुलर सेक्शन है 69A, दिस वन इज एन इंपॉर्टेंट सेक्शन बिकॉज एक फेमस केस है श्रेया सिंघल करके, उस पर्टिकुलर केस के अंदर में इस पर्टिकुलर सेक्शन को चैलेंज किया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने इसको अपहोल्ड किया था, तो इस वजह से भी ये सेक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो सेक्शन 69 है IT एक्ट 2000 के अंदर में, इसको बाद में ऐड किया गया था, ये बेसिकली गवर्नमेंट को स्पेसिफिकली आपका जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री है उसको इंपावर करता है टू ब्लॉक पब्लिक
पब्लिक एक्सेस टू एनी ऑनलाइन इंफॉर्मेशन इफ इट हैज थ्रेट टू सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी और फॉरेन रिलेशन। तो रिमेंबर दिस कि अभी जो पर्टिकुलर एक्शन लिया गया उस पर्टिकुलर विकातन वेबसाइट के ऊपर पे वो सेक्शन 69A के अंदर में लिया गया है। और यहां पे जो सेक्शन 69A है ये एम्पावर करता है किसी भी गवर्नमेंट को, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट को, कि वो किसी भी वेबसाइट का पब्लिक एक्सेस है उसको ब्लॉक कर सकते हैं ऑन द ग्राउंड्स ऑफ सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी, फॉरेन रिलेशंस एंड ऑल दी अदर ग्राउंड्स आर आल्सो मेंशन। ये शॉर्ट में लिखा हुआ है, ऑल दी अदर ग्राउंड्स 19+2 वाले यहां पर भी मेंशन है आपके। इसके अलावा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट्स अलग से बनाया हुआ है, जो बेसिकली कोई भी ऐसी स्पीच है जो कोर्ट को स्कैंडलाइज करती है, उसकी रेपुटेशन को कम करती है, उन सबको यहां पे रिस्ट्रिक्ट करने की पावर यहां पे गवर्नमेंट को और जुडिशरी को प्रोवाइड करता है। ओके, तो ये हो जाएंगे आपके कौन कौन से लॉज हैं, कौन कौन से स्टैट्यूटरी लॉज हैं जिसके अंदर में हमने जो स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसको रिस्ट्रिक्ट करने की पावर गवर्नमेंट को प्रोवाइड करी है। अब इन्हीं बेसिस पे कई बार इनको चैलेंज भी किया गया, कई बार दिस हैज गॉन इन द फेवर ऑफ पेटिशनर, कई बार ये गवर्नमेंट के फेवर में भी गया, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो केस है, सबसे लैंडमार्क केस जिसे माना जाता है फ्री स्पीच का, वो है रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। अब यहां पे जो रोमेश थापर है, ही वाज अ एडिटर ऑफ अ पर्टिकुलर मैगजीन, और यहां पर इनके अगेंस्ट में भी इस टाइप से केसेस फाइल करे गए थे। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे ये बोला था कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है वो सिर्फ उन्हीं ग्राउंड्स पे आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो जो 19+2 में मेंशन है। तो जो मैं आपको शुरुआत में समझाया था कि जो 19+2 में रिस्ट्रिक्शन है उन्हीं बेसिस पे आप कर पाओगे, वो एक्चुअल में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इंपाउंड किया था इन द केस ऑफ रमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। दिस इज द 1950 केस, एकदम जस्ट आपके रिपब्लिक डे के जस्ट बाद का ये केस है, जिस पर्टिकुलर केस के अंदर में सुप्रीम कोर्ट ने पर्टिकुलर चीज मेंशन करी थी। मोर ओवर यहीं से ही आपका, अगर आपने नोट किया हो, आपका जो राइट टू प्रेस है, राइट टू प्रेस है आपका, कि न्यूज़पेपर में भी आप जो भी लिखना चाहे लिख सकते हैं, वो सब, ये पर्टिकुलर राइट आपके अलग से रिटन डाउन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको भी इंटरप्रेट करा एज पार्ट ऑफ आर्टिकल 19(1)(a) कि ये इनहेरेंट है, दिस इज इनहेरेंट इन नेचर, इसको अलग से नहीं लिखा हुआ है, दिस इज एक्चुअली पार्ट ऑफ 19(1)(a) ओनली। नेक्स्ट इज बेनेट कॉलमैन एंड यूनियन ऑफ इंडिया 1973, दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट केस, और यहां पर भी प्रेस फ्रीडम जो था उसको सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड करा। यहां पे गवर्नमेंट ने क्या बोला कि जो गवर्नमेंट इंपोज न्यूज प्रिंट रिस्ट्रिक्शन है वो आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच को वायलेट करता है। अब ये न्यूज प्रिंट आपका रिस्ट्रिक्शन क्या था, तो 1973 इट वाज अराउंड इमरजेंसी टाइम, जस्ट बिफोर इमरजेंसी। तो यहां पे गवर्नमेंट ने न्यूज प्रिंट, जो बेसिकली प्रिंट करने के लिए इंक आती है और जो पेपर आता है, उस पे इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन लगाए थे। तो उस वजह से न्यूज़पेपर जो थे उसके लिए पेपर और इंक की आपके शॉर्टेज होनी स्टार्ट हो गई थी। तो यहां पे जो पर्टिकुलर वो रिस्ट्रिक्शन थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे बोला इट गोज अगेंस्ट द आर्टिकल 19(1)(a), और इस टाइप की कोई भी आप रिस्ट्रिक्शन लगाते तो प्रेस फ्रीडम के अगेंस्ट जाता है। तो यहां पे ये केस भी प्रेस फ्रीडम से रिलेटेड है, ये भी प्रेस फ्रीडम से रिलेटेड है। दोनों केस आपके लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपका जो पर्टिकुलर अभी इश्यू अराइज हुआ है वो भी प्रेस फ्रीडम से ही डील करता है। ओके, थर्ड इज एस रंगराजन वर्सेस पी जगजीवन राम, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट जजमेंट। और यहां पे इफ यू रिमेंबर आई टोल्ड यू कि कोई भी रिस्ट्रिक्शन लगानी है वो रीजनेबल होनी चाहिए। वो पर्टिकुलर केस ये है वो जिसके अंदर में सुप्रीम कोर्ट ने इसको वापस से रिट्रेट करा था। उसमें क्या बोला गया कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन कैसे डिफाइन कर सकते हो, कि वो प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए, कि भाई जितना क्राइम है, जिस टाइप का वायलेशन है, उसी बेसिस पे आप पनिश करोगे, उसी बेसिस पे आप रिस्ट्रिक्शन लगाओगे। आप ये नहीं कर सकते हो कि लेट्स से कि इस वेबसाइट ने यहाँ पे एक कोई कार्टून पब्लिश करा है, तो रेदर देन इम्पोजिंग अ पेनल्टी, लेट्स से कि सच में गलत था तो पेनल्टी इम्पोज करने के बजाय आपने उस न्यूज़पेपर को ही बैन कर दिया, लाइफ लॉन्ग बैन लगा दिया। तो इस टाइप का कोई भी आप लगाते हो तो वो इम्प्रपोर्शनेट, डिसप्रपोर्शनेट आपका डिसप्रपोर्शनेट आपका यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन होगा, और इस टाइप के रिस्ट्रिक्शन आपके लिए अलाउड नहीं होंगे। ओके, एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसके अंदर में सेक्शन 66A और सेक्शन 69A को क्वेश्चन किया गया था। सेक्शन 66A पनिशमेंट की प्रोविजन थी जिसको यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया बिकॉज इट वाज वेग इन नेचर। यहाँ पे एग्जैक्टली क्लियर नहीं था कि क्या बोला जा रहा है, बट सेक्शन 69A जो इंपावर करता है आपकी गवर्नमेंट को आपकी किसी वेबसाइट को ब्लॉक करने के लिए, इसको अलाउ तो किया गया, बट इसके अंदर में भी बोला कि यहाँ पे एक
स्ट्रिक्ट प्रोसीजर फॉलो होना चाहिए, यानी कि जो प्रॉपर प्रोसीजर ऑन पेपर प्रोवाइडेड है, अगर वो प्रॉपरली फॉलो होता है तो ही आप सेक्शन 69A के अंदर में वेबसाइट्स को ब्लॉक कर सकते हो, अदरवाइज वेबसाइट ब्लॉक भी अलाउ करना अलाउड नहीं है। ओके, तो यहां पे ये आपका हो जाएगा पर्टिकुलर केस। सो रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग कि आपके आर्टिकल 19(1)A के अंदर में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन प्रोवाइडेड है और उसको रिस्ट्रिक्ट करने के जो ग्राउंड्स हैं वो आपके 19(2) में ही प्रोवाइडेड है। तो जो आपका करंट इश्यू भी है विकातन मैगजीन वाला, उस पर्टिकुलर केस के अंदर में भी दोनों साइड्स यही ट्राई करेंगे, बेसिकली आपकी जो वेबसाइट है वो आर्ग्यू करेगी कि ये उनका फंडामेंटल राइट है 19(1)A के अंदर में, और उसके ऊपर पे सिर्फ आप रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो जो 19(2) में है, और जो रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है, जिन ग्राउंड्स पे लगाया गया है, उसमें हमारा केस फॉल नहीं करता है। ऑन द अदर साइड गवर्नमेंट इज गोइंग टू आर्ग्यू व्हाट कि बेसिकली ये जो पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन है ये 19(2) में फॉल करती है। ओके, और इसी बेसिस पे इस पर्टिकुलर केस को भी डिसाइड किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर आल्सो। अगेन ये जो दोनों न्यूज मैं कवर कर रहा हूं या आगे की भी न्यूज जो हिंदू न्यूज़पेपर की है, सेम न्यूज आर देयर इन इंडियन एक्सप्रेस आल्सो। कुछ न्यूज जो इंडियन एक्सप्रेस की है वो भी हम अलग से भी कवर करेंगे। तो यहाँ पे 2611 accused says he will be tortured if sent to India. So there is one person Tahawur Rana who is one of the main conspirator in the 2611 attacks, मुंबई में जो अटैक्स हुए थे। तो एक क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए, आप मुझे इस 2611 मुंबई अटैक का ईयर बता दीजिए। आई एम श्योर ऑल ऑफ यू आर अवेयर ऑफ द ईयर। तो ईयर क्या है प्लीज अगर आप बता सकते हैं कि किस साल में हुआ था ये पर्टिकुलर अटैक, तो आप ये कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ये जो पर्टिकुलर एक्यूज्ड है ही इज एक्चुअली करंटली इन यूएस जेल, और इसके लिए हमने एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट जो है यूएस के कई साल से कर रखी थी और फाइनली वो अप्रूव हो चुकी है। बट बिकॉज यूएस इज ऑल्सो अ डेमोक्रेसी, इट्स अ थ्राइविंग डेमोक्रेसी, और वहां की इंस्टीट्यूशंस में जो आपके राइट्स होते हैं उनको भी प्रॉपर्ली प्रोटेक्ट किया जाता है। तो इस पर्टिकुलर एक्यूज के अगेंस्ट भी, जिसने टेररिज्म के जिसके अगेंस्ट में भी आपके एलिगेशंस लगे हुए हैं, उसको भी उसके राइट जो हैं वो गारंटीड है, वो वहां पे मिलेंगे। तो उसके पास में ऑप्शन था कि जो इसकी एक्स्ट्रेडिशन का जो ऑर्डर पास हुआ है उसको ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकता है। तो इसने सुप्रीम कोर्ट में, यूएस के सुप्रीम कोर्ट के अंदर में चैलेंज किया, और यूएस के सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया ऑन द ग्राउंड्स कि बिकॉज ही इज अ पर्सन ऑफ पाकिस्तान ओरिजिन, तो यहां पे उसको इंडियन जेल्स के अंदर में टॉर्चर भी किया जा सकता है। ठीक है, तो चाहे यूएस अपनी जेल्स में टॉर्चर करता हो, बट अगर ये चीज प्रूव हो जाए कि भाई यस इंडियन जेल्स में ले जाके इसको टॉर्चर किया जाएगा, तो जो एक्स्ट्रेडिशन रिक्वेस्ट है इसको डिनाई किया जा सकता है। However, the update is because this is the today's morning newspaper. The update is कि यूएस के सुप्रीम कोर्ट ने इनकी जो पेटिशन है उसको रिजेक्ट कर दिया है, which means अब इसके जितने भी इसके पास में ऑप्शंस थे टू बेसिकली चैलेंज और अपील इन द कोर्ट्स ऑफ यूएस, वो सब एंड हो चुके हैं। फाइनली ही इज गोइंग टू बी एक्स्ट्रेडिटेड बैक टू इंडिया, एंड दिस पर्टिकुलर केस इज इंपॉर्टेंट फॉर अस एज इंडियंस ऑल्सो, बिकॉज 2611 जो अटैक था इट वॉज अ हॉरिफिक अटैक था। हमारे जो कमर्शियल कैपिटल है मुंबई, उस पर अटैक किया गया था, और अटैक किया गया था उन प्लेसेस पे जहां पे फॉरेनर्स आपके विजिट करते हैं टू सेंड अ मैसेज टू द वर्ल्ड दैट इंडिया इज नॉट सेफ। तो यहां पे ये जो पर्टिकुलर केस है दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर अस आल्सो, एंड प्रोबेबली वी विल गेट बेटर इंफॉर्मेशन कि ये पर्टिकुलर अटैक के अंदर में कौन कौन इन्वॉल्व थे। स्पेसिफिकली वी नो दिस कि पाकिस्तान मस्ट बी इन्वॉल्व, आईएसआई मस्ट हैव बीन इन्वॉल्व, बट यहां से हमें कुछ अच्छे लिंक्स मिल सकते हैं जो हमें फ्यूचर में बेटर प्रिपेयर करेंगे। ओके, तो यहां पे बिकॉज दिस इज अ एक्स्ट्रेडिशन केस, सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्स्ट्रेडिशन। तो एक्स्ट्रेडिशन इज बेसिकली इट्स अ लीगल प्रोसेस, ये एक लीगल प्रोसेस होता है। लीगल प्रोसेस बेसिकली आपको लॉ के थ्रू जाना पड़ेगा, इट्स नॉट कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डिसाइड हो रहा है, आप जुडिशरी के थ्रू इस पर्टिकुलर प्रोसेस को यहां पे कंप्लीट करते हो। तो एक्स्ट्रेडिशन इज अ लीगल प्रोसेस बाय विच अ कंट्री सरेंडर्स अ पर्सन एक्यूज्ड और कन्विक्टेड ऑफ अ क्राइम टू अनदर कंट्री फॉर प्रोसिक्यूशन ऑफ पनिशमेंट। तो इसको एग्जांपल से समझिए कि ये ताहूर राना है, इन्होंने क्राइम कमिट करा इंडिया के अंदर में। लेट्स से ही इज अ यूएस सिटीजन, लेट्स से ही इज अ कैनेडियन सिटीजन, लेट्स से ही इज अ फोर्थ कंट्री सिटीजन, बट राइट नाउ ही इज इन अ कंट्री जिसके साथ इंडिया की एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया और यूएस के बीच में एक एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी है। एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी बेसिकली दोनों कंट्रीज ने एग्री करा है कि अगर एक्स्ट्रेडिशन की सिचुएशन होगी, लेट्स से कि कोई पर्टिकुलर पर्सन है जिसने क्राइम कमिट करा है लेट्स से यूएस के अंदर में और वो अभी इंडिया में है, तो इंडिया इस ट्रीटी के बेसिस पे बाउंड है, अगर उसकी कंडीशंस फुलफिल होती हैं कि ये इस पर्टिकुलर पर्सन को यूएस ट्रांसफर करेगा, सो दैट यूएस का जो जस्टिस सिस्टम है वो इसके अगेंस्ट में एक्शन ले सके। ओके, तो एक्स्ट्रेडिशन प्रोसेस में क्या होता है,
बेसिकली दो कंट्रीज डिसाइड करती हैं कि अगर कोई भी पर्सन है जो क्राइम कमिट करता है इन कंट्री 1 और अगर वो सेकंड कंट्री में प्रेजेंट है तो ही इज गोइंग टू बी सेंड बैक टू कंट्री 1 टू फेस जस्टिस इन दैट पर्टिकुलर कोर्ट। तो यहां पे तहव्वुर राना जो इंडिया के अंदर में क्राइम कमिट करा और अभी यूएस की कस्टडी में है, तो यहां पे इंडिया यूएस से रिक्वेस्ट कर सकता है टू सेंड दैट पर्सन बैक टू इंडिया सो दैट द जस्टिस कैन टेक इट्स ड्यू कोर्स। ठीक है, तो यहां पे दिस इज बेसिकली द डेफिनेशन ऑफ एक्सट्रेडिशन। ओके, सेकंड इज गवर्न्ड बाय बायलैटरल और मल्टीलैटरल ट्रीटीज बिटवीन नेशंस। तो मल्टीलैटरल ट्रीटी भी हो सकते हैं, डिफरेंट कंट्रीज मिलकर भी ट्रीटी साइन कर सकते हैं, एंड बायलैटरल मतलब दो कंट्रीज के बीच में भी हो सकता है। एज ऑफ नाउ जितनी भी एक्सट्रेडिशन ट्रीटीज होती हैं वो बायलैटरल ही होती है, मल्टीलैटरल के बहुत कम एग्जांपल्स हैं, बट यस इट कैन बी बायलैटरल आल्सो और मल्टीलैटरल आल्सो। लेट्स से टुमारो देयर कैन बी अ यूएन कन्वेंशन आल्सो, यूएन का कोई ट्रीटी भी बनाया जा सकता है जिसके अंदर में अगर सारे कंट्रीज एग्री करें तो वो भी एक्सट्रेडिशन को अपने यहां पे लीगलाइज कर सकते हैं। अब अगर इंडिया की बात करी जाए तो इंडिया के अंदर में फ्रेमवर्क क्या है, तो रिमेंबर आपका कोई भी इंटरनेशनल ट्रीटी जो होता है, कोई भी ट्रीटी जो इंडिया साइन करता है वो इंडिया में तभी इंप्लीमेंटेबल होता है जब कोई पर्टिकुलर लॉ हो जो उसको इंप्लीमेंट कराए। ओके, रिमेंबर दिस कि जस्ट बाय द फैक्ट कि एक ट्रीटी साइन करी इंडिया यूएस ने, कोई भी पर्टिकुलर अगर क्रिमिनल इंडिया में है तो वो ऑटोमेटिकली यहां पे एक्सट्रेडिट नहीं किया जा सकता है। देयर हैज टू बी अ लीगल फ्रेमवर्क फॉर इट, जिस बेसिस पे आप एक्सट्रेडिट करो। तो यहां पे इंडिया में जो प्रोसेस है वो है अंडर द एक्सट्रेडिशन एक्ट ऑफ 1962 में हमने एक्सट्रेडिशन एक्ट बनाया था, और ये पर्टिकुलरली जो एक्ट है ये प्रोसीजर भी प्रोवाइड करता है एक्सट्रेडिशन की, बट एट द सेम टाइम इट आल्सो प्रोवाइड्स कि जिन कंट्रीज के साथ इंडिया की ट्रीटी है उन पर्टिकुलर कंट्रीज के साथ एक्सट्रेडिशन अंडर एक्सट्रेडिशन एक्ट 62 के अंदर में होगा। ओके, अब सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है कि अगर एक्सट्रेडिशन की रिक्वेस्ट अगर कहीं से आती है तो कौन सी मिनिस्ट्री उसे हैंडल करेगी? विल इट बी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो बेसिकली लोकल या डोमेस्टिक आपके कोई भी पुलिस इश्यूज होते हैं, लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज होते हैं, उसको हैंडल करती है, या फिर ये मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस होगी बिकॉज एक्सट्रेडिशन इज अ लीगल इशू, या फिर ये जुडिशरी डायरेक्टली करेगी, या फिर इट वुड बी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो दो कंट्रीज के रिलेशंस को हैंडल करती है। तो इस पर्टिकुलर केस में इट इज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो बेसिकली एक्सट्रेडिशन की रिक्वेस्ट होती है उनको हैंडल करती है। तो कोई अगर सेकंड कंट्री इंडिया से यहां पे रिक्वेस्ट करती है वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स करेगी। इंडिया को अगर यूएस से किसी और कंट्री से एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट करना है तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के थ्रू होगा। ओके, सो दिस इज अ लीगल फ्रेमवर्क। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आपको लीगली जानना हो तो वो जरूरी ये है कि इंडिया की एक ट्रीटी होनी आपकी कंपलसरी है अगर आपको यहां पे एक्सट्रेडिशन करना है। ओके, अगर यहां पे एक्सट्रेडिशन करना है तो आपकी ट्रीटी होनी कंपलसरी है। अब अगर आप नेक्स्ट लाइन पढ़ेंगे तो यहां पे लिखा हुआ है कि इंडिया कैन एक्सट्रेडिट इवन विदाउट अ ट्रीटी ऑन द बेस ऑफ इंटरनेशनल कॉमिटी एंड रेसिप्रोसिटी। तो इट इज पॉसिबल कि लेट्स से कि दो कंट्रीज हैं, लेट्स से इंडिया पाकिस्तान जिनके बीच में एक्सट्रेडिशन ट्रीटी नहीं एग्जिस्ट करती है, बट अगर ये दोनों कंट्री चाहें तो रेसिप्रोसिटी बेसिस पे जैसे हम प्रिजनर्स को एक्सचेंज करते हैं इस तरह से हम एक्सट्रेडिशन के अंदर में भी कर सकते हैं, चाहे तो ऐसे कर सकते हैं। बट चाहे इंडिया हो चाहे कोई भी इंटरनेशनल कंट्री हो, विदाउट एक्सट्रेडिशन ट्रीटी इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू एक्सट्राडाइट अ पर्सन। एंड उसका रीजन है दोनों कंट्री के जो जुडिशियल सिस्टम्स है अगर वो स्ट्रांग हो, अगर वो प्रोसीजर बेस्ड हो, तो उसमें बिना एक्सट्रेडिशन ट्रीटी के ये कर पाना इट्स वेरी हार्ड। व्हाई? बिकॉज लॉ या आपके कोर्ट जो होते हैं वो लॉ के बेसिस पे चलते हैं और इस पर्टिकुलर केस में एक्सट्रेडिशन का कोई लीगल बेसिस नहीं रहता है। तो इस वजह से यूजुअली जो एक्सट्रेडिशन होता है वो तभी होता है जब किसी कंट्री के साथ में ट्रीटी हो, और एक्सट्रेडिशन एक्ट भी इसी पर्टिकुलर थॉट को आपका रेसिप्रोकेट करता है। अब एक्सट्रेडिशन एक्ट के इंपॉर्टेंट प्रोविजंस कौन से हैं? पहला है सेक्शन 3 जो लिस्ट करता है बेसिस ऑफ एक्सट्रेडिशन, जो ये कहता है या तो कोई ट्रीटी हो और अ स्पेशल अरेंजमेंट। स्पेशल अरेंजमेंट इज बेसिकली अ पर्टिकुलर एग्रीमेंट कि कोई एग्रीमेंट करा जा रहा है स्पेसिफिकली किसी आपके एक्सट्रेडिशन के लिए। नेक्स्ट इज सेक्शन 7 जो बेसिकली ये कहता है कि अगर ऑफेंस पॉलिटिकल इन नेचर हो तो इंडिया रिफ्यूज कर सकता है। आई एम श्योर आप इससे याद कर पा रहे होंगे कि यहां पे किसी एक कंट्री की एक्सट्रेडिशन का रिक्वेस्ट जो है वो हम रिजेक्ट कर चुके हैं बिकॉज इन दैट केस ऑफेंस इज पॉलिटिकल इन नेचर। एंड आई एम श्योर यू मस्ट हैव गेस्ड इट कि आई एम टॉकिंग अबाउट द बांग्लादेश केस। तो आप बता सकते हैं क्या मैं किस पर्टिकुलर पर्सनैलिटी की बात कर रहा हूं जहां पे एक्सट्रेडिशन की जो रिक्वेस्ट है उसको रिजेक्ट किया गया है। नेक्स्ट इज सेक्शन 31। सेक्शंस याद नहीं करने, सिर्फ समझने की बारी है आपके लिए, सेक्शंस याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है आपको। यहां पे ये होता है, इसको बोला जाता है द प्रिंसिपल ऑफ डबल क्रिमिनलिटी।
अब ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल होता है एक्स्ट्रेडिशन का, जो ये कहता है कि एक एक्स्ट्रेडिटेड पर्सन है वो प्रोटेक्टेड है फ्रॉम बीइंग प्रोसिक्यूटेड फॉर ऑफेंस अदर देन द वन स्पेसिफाइड इन द एक्स्ट्रेडिशन रिक्वेस्ट। तो सिंपली ये समझ लिए कि आप किसी पर्सन को एक्स्ट्राडाइट तभी कर सकते हैं जब उसने जो एक्ट कमिट करा है इट्स एन ऑफेंस इन बोथ द कंट्रीज। सो लेट्स से कि यहां पे तहूर राना ने अगर कॉन्स्पिरेसी कमिट करी है तो कॉन्स्पिरेसी टू कमिट अ क्राइम शुड बी अ क्राइम इन यूएस आल्सो एंड इन इंडिया आल्सो। लेट्स से अगर यूएस के अंदर में कॉन्स्पिरेसी क्राइम नहीं होता, इंडिया में होता, तो वो जो पर्टिकुलर क्राइम है वो एक्स्ट्राडिटेबल क्राइम नहीं होता, तो उस पर्टिकुलर केस में आप एक्स्ट्राडाइट नहीं कर पाते हो। और मोर ओवर कि जिन पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए एक्स्ट्राडाइट किया जा रहा है, लेट से मैं कह रहा हूं कि मैं इस पर्टिकुलर पर्सन को कॉन्स्पिरेसी के लिए एक्स्ट्राडाइट कर रहा हूं, तो मैं सिर्फ कॉन्स्पिरेसी का ही केस फाइल करूंगा। लेट से मुझे नए एविडेंस मिलते हैं जिससे लेट से मर्डर प्रूव हो रहा है, तो भी मैं उसके अगेंस्ट में मर्डर का केस फाइल नहीं कर सकता हूं, बिकॉज इट वुड बी वॉयलेटिव ऑफ द एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी। तो ये पर्टिकुलर चीज में इसमें रहता है। वेरी इंपॉर्टेंटली प्रोटेक्शन अगेंस्ट टॉर्चर, बिकॉज जो ट्रीटी होती है उसके अंदर में ये लिखा हुआ है कि आप जो भी एक्स्ट्राडिटेड पर्सन हो उसको आप टॉर्चर नहीं करोगे, तो यहां पे इंडिया बाउंड है उस पर्सन को टॉर्चर नहीं करने के लिए। और सेम टाइम अगर सेकंड कंट्री वहां पे इंडिया को लगता है कि इस पर्सन को टॉर्चर किया जा सकता है, तो इंडिया में ऑल्सो डिनाई एक्स्ट्राडिशन। तो जो बांग्लादेश का केस है, तो उस पर्टिकुलर केस में ये पर्टिकुलर ग्राउंड भी आपके इंडिया ने बोला है कि बेसिकली आप यहां पे टॉर्चर का यहां पे पॉसिबिलिटी है, तो इसलिए भी हम एक्स्ट्राडाइट नहीं करेंगे। तो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी विद अदर कंट्रीज कौन कौन सी हैं? सो विद ओवर 50 कंट्रीज आर देयर, यूएस, यूके, कनाडा, यूएई, फ्रांस, साउथ कोरिया एंड इटली के साथ हमारे एक्स्ट्रेडिशन के अरेंजमेंट में, लाइक आई सेड कि ये बेसिकली एग्रीमेंट्स होते हैं। सो इट कैन बी अ वन टाइम एग्रीमेंट आल्सो, दिस कैन बी एन एग्रीमेंट फॉर लिमिटेड लेवल ऑफ ऑफेंसेस आल्सो। तो वो हमने कुछ कंट्रीज के साथ करें, 50 कंट्रीज से ज्यादा के साथ हमने एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी साइन करी हुई है। अगेन यू डू नॉट हैव टू रिमेंबर किन कंट्रीज के साथ साइन नहीं है, बट एट द सेम टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि कई बार लॉजिक के बेसिस पे भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। लेट्स से आपकी 4 कंट्रीज दी हुई हैं, अब आपसे पूछा जाता है कि विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इंडिया साइंड एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी। अब उसमें हो सकता है कि एक ऑप्शन यूएस हो, तो यू आर ऑलरेडी अवेयर कि जो यूएस है उसके साथ अभी इशू चल ही रहा है और एक्स्ट्रेडिशन हुआ है, तो नाउ यू नो कि ए यूएस वुड बी द करेक्ट आंसर। लेट्स से यूएस नहीं है, कोई और कंट्री जिसका आपको पता नहीं है, फ्रांस है। अब फ्रांस के साथ हमारे एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी है तो सही, बट यू आर नॉट अवेयर ऑफ इट। बट बी, सी, डी ऑप्शन कौन कौन से हैं? लेट्स से बी में है आपका पाकिस्तान, सी में है आपका नॉर्थ कोरिया और डी में है आपका अफगानिस्तान। नाउ वी आर वेरी श्योर कि इन कंट्रीज के साथ, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया के साथ इंडिया की एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी के चांसेस बहुत मुश्किल हैं। और अफगानिस्तान जहां पे भी तालिबान का रूल है, कुछ टाइम के लिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, उसके साथ भी हमारे एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी होने के चांसेस बहुत कम है। तो यहां पे आप एलिमिनेट करके भी सही आंसर पे पहुंच सकते हैं। तो ऑल्दो आपको फ्रांस नहीं पता है, बट यू नो कि ये कंट्री नहीं। तो ये पर्टिकुलर लेसन मैं आपको इसलिए देना चाह रहा हूं क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स क्या होता है, वो अपनी नॉलेज के बेसिस पे ही आंसर करना स्टार्ट कर देते हैं, विच इज नॉट द राइट अप्रोच। फॉर एग्जाम्पल, यहां पे आपको एग्जैक्टली 50 कंट्रीज पता होना, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, वो आपके लिए फिजिबल भी नहीं होगा, बिकॉज इस टाइप के बहुत क्वेश्चंस होंगे फिर आपको करने के लिए। तो उस इंफॉर्मेशन को आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि आप थोड़ा सा लॉजिक लगाइए कि क्या ये कंट्रीज हैं जिनके साथ हमारा एक्सचेंज ट्रीटी हो सकता है नहीं, तो आप ऑड वन आउट करके भी करेक्ट आंसर पे पहुंच सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको ये सब याद हो। ओके, तो अगर हम कुछ एक्स्ट्रेडिशन के लैंडमार्क केसेस देखें तो एक बहुत ही फेमस केस है अबू सलीम इज वाज वन ऑफ द पर्सन हु वाज इन्वॉल्वड इन द अंडरवर्ल्ड एक्टिविटीज ऑफ मुंबई। तो मुंबई में दाऊद इब्राहिम और ये सब, अबू सलीम वाज वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द दाऊद इब्राहिम गैंग, जो 2005 में एक्स्ट्रेडिट करा गया फ्रॉम पोर्चुगल एंड इसके अगेंस्ट में चार्जेस थे टेररिज्म के, मुंबई के 1993 बॉम्ब ब्लास्ट। 1993 में मुंबई के अंदर में सीरियल ब्लास्ट हुए थे एंड उसके अंदर में जो मुंबई का अंडरवर्ल्ड था, इट वाज इन्वॉल्वड एंड दिस वाज वन ऑफ द पर्सन हु वाज एलिजिड टू बी इन्वॉल्वड। देन आफ्टर दिस पर्टिकुलर ब्लास्ट ही हैड रन अवे टू पोर्चुगल एंड ही वाज इन पोर्चुगल फॉर मेनी टाइम। और फाइनली 2005 में, मतलब जब भी इसको कॉट किया गया, 2005 में इंडिया ने आपके इस अबू सलीम को पोर्चुगल से एक्स्ट्राडाइट कर लिया सक्सेसफुली, बट ऑन दी कंडीशन, देयर वाज वन कंडीशन कि उसको एक्स्ट्राडाइट करने पर आप सेंटेंस टू डेथ नहीं भेजोगे। क्यों नहीं भेजोगे? बिकॉज पोर्चुगल के अंदर में डेथ सेंटेंस की पनिशमेंट प्रोवाइडेड नहीं है। तो आप रिमेंबर दिस कि डबल क्रिमिनलिटी का जो आपका प्रिंसिपल है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है।
डबल क्रिमिनलिटी वाला जो प्रिंसिपल है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, और ये सिर्फ और सिर्फ ऑफेंस में जाके लिमिट नहीं होता है, ये सेंटेंसिंग के केस में भी अप्लाई होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप यहां देख पा रहे हैं कि यहां पे सेंटेंस टू डेथ का जो कन्विक्शन है उसको आप नहीं दोगे बिकॉज पोर्चुगल नहीं देता है, और इसी कंडीशन के बेसिस पे आपने यहां पे आपको उसको अबू सलीम को एक्सट्राडिट कर पाए थे। तो यहां पर भी वो पर्टिकुलर चीज जो है वो आपके इंडिया को फॉलो करनी पड़ेगी। सेकंड इज विजय माल्या। आई एम श्योर किंगफिशर जो कंपनी है, इट्स अ अल्कोहल बेवरेज कंपनी एंड अदर बिजनेस इंटरेस्ट आर आल्सो देयर। विजय माल्या वाज द ओनर ऑफ इट एंड इनके अगेंस्ट में एलिगेशंस थे कि इन्होंने बैंक फ्रॉड करा है, इन्होंने बहुत सारे फ्रॉड के केस इनके अगेंस्ट में थे एंड देन ही रैन अवे टू यूके। तो इनके अगेंस्ट में भी मनी लॉन्ड्रिंग इन सब के केसेस फाइल्ड है इंडिया के अंदर में, और करंटली ही इज इन यूके। और आपके माल्या को भी जो एक्स्ट्रेडिशन है उसके लिए अप्रूव कर दिया गया था, बट एज ऑफ नाउ वहां के जुडिशियल प्रोसेस में उनकी अपीलें चल रही। लेट्स सी अगर इंडिया यूके के रिलेशन स्ट्रांग होते हैं, जुडिशरी एक्सेप्ट करती है इंडिया के आर्गुमेंट्स को, तो प्रोबेबली ही वुड आल्सो बी सेंड बैक टू इंडिया। एंड अगर अभी की बात करें तो दैट इज द ताहूर राणा एक्सट्रेडिशन केस जो यूएस के साथ चल रहा है। द गुड न्यूज इज कि इसको फाइनलिटी आज मिल चुकी है। इस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन के बाद अभी जस्ट न्यूज अपडेट है व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग इट कि आपका जो ताहूर राणा है उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी, यूएस के सुप्रीम कोर्ट ने भी उसकी पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया। नाउ ही इज गोइंग टू बी प्रोवाइडेड। ही वाज इन्वॉल्वड इन द 26/11 मुंबई टेरर अटैक्स। अगेन आई आस्क यू कि इसका ईयर कौन सा है, तो यहाँ पे अभी आपका प्रोसिक्यूशन वाला चल रहा है, और लेट्स सी कि इसको सुप्रीम कोर्ट किस तरह से डिसाइड करा है। ओके तो ये हो जाएगा आपका वो केस। नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। नेवीज INSV तारिणी सेट्स ऑफ विद इट्स 2 वुमेन ऑफिसर्स टू केप टाउन। तो यहाँ पे आपकी जो INSV तारिणी है वो आपका 2 ऑफिसर्स को लेके, 2 विमेन ऑफिसर्स को लेके सरकम नेविगेट वर्ल्ड को सरकम नेविगेट करने के लिए निकला हुआ है। So सिर्फ 2 women officers, the 2 brave women officers of your Indian Navy are going to circumnavigate the oceans of the world। तो पूरे के पूरा एक चक्कर लगा के आ रही हैं। सिर्फ 2 लोग हैं। कौन कौन 2 लोग हैं, इन दोनों के नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा एंड लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के। ये 2 लोग हैं जो अभी केप टाउन, न्यूज इज बेसिकली केप टाउन में आपका अब ये पहुंच चुके हैं। तो करीब करीब इन्होंने थोड़ा बहुत जो रास्ता है वो कवर कर लिया, इंडियन ओशन को ये क्रॉस कर चुके हैं, अब आगे जर्नी करेंगी। INSV तारिणी इज द नेम जिस पर्टिकुलर वेसल से वो आपका इस पर्टिकुलर चीज को कर रहे हैं, और उस पर्टिकुलर आपका जो एक्सपीडिशन है उसका नाम है नाविक सागर परिक्रमा सेकंड। नाविका सागर परिक्रमा सेकंड। अब समझिए यहां पे ये सेकंड है, यानी इससे पहले भी एक और हुआ है, उसको भी आज हम कवर कर लेते हैं। तो इससे पहले जो हुआ था वो 1718 में हुआ था, नाविका सागर परिक्रमा फर्स्ट, जिसके अंदर में देयर वाज जस्ट नॉट 2 वुमेन बट इट वाज एन ऑल वुमेन इंडियन नेवी क्रू। तो इट वाज अ ऑल वुमेन इंडियन नेवी क्रू जो सरकम नेविगेशन कर रहे थे। इट वाज लेड बाय वर्तिका जोशी अबोर्ड INSV तारिणी। तो द सेम वेसल, सेम शिपिंग वेसल ने भी आपका जो पहला परिक्रमा था वो भी करा था 1718 में, और अब उसी पर्टिकुलर तारिणी के ऊपर पे सिर्फ 2 विमेन ऑफिसर्स हैं जो आपका सरकम नेविगेशन कर रही हैं। और इससे पहले हमने क्या करा था, तो देयर वाज INSV मदेही करके जो एक्सपीडिशन था, इसमें हमने दिलीप डोंडे वाज द फर्स्ट इंडियन टू डू सोलो सरकम नेविगेट द ग्लोब। ओके तो रिमेंबर दिस कि पहले इंडियन जिन्होंने सोलो अकेले सरकम नेविगेट करा था इट वाज दिलीप डोंडे जो 2009-10 में किया था, और सेकंड वाज कमांडर अभिलाष टॉमी जो पहले इंडियन बने जिन्होंने सोलो भी करा, नॉन स्टॉप भी किया, अनअसिस्टेड भी सरकम नेविगेशन किया था। बट टू मेक इट इजियर फॉर यू, एक ये नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, एंड जो 2 नाम है दिलना के एंड रूपा के, वो नाम आपके लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। सो जस्ट रिमेंबर दोस 2 पर्टिकुलर फैक्ट्स नेम्स एज वेल एज INSV तारिणी क्या है, नाविका सागर परिक्रमा क्या है। एक और क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं, ट्राई टू सर्च की INSV का फुल फॉर्म क्या होता है। इट्स वेरी इजी। INSV का फुल फॉर्म क्या होता है, आपने देखा होगा जो भी आपकी शिप्स होती है उनके आगे INS लिखा होता है, नॉट INSV। तो ट्राई टू सर्च की INSV क्या होता है। ओके तो ये है आपका थर्ड न्यूज। नेक्स्ट न्यूज पे फॉलो करते हैं। नेक्स्ट न्यूज इज गवर्नमेंट लॉन्चेस AI कोश रिपोजिटरी ऑफ डेटा टू बिल्ड मॉडल्स एंड टूल्स। सो अभी आपके वर्ल्ड ओवर जो AI की रेस है वो बहुत ज्यादा फास्ट हो चुकी है, बहुत सारे कंप्यूटर हो चुके हैं, एंड अभी रिसेंटली आपके चाइना का एक पर्टिकुलर AI मॉडल है DeepSeek। सो आपने सुना होगा चैटबॉट, जैसे ChatGPT है आपका चैटबॉट,
ऐसे ही चाइना की एक कंपनी ने डीप सीक बनाया है और इट इज नॉट बिलीव्ड, दे हैव स्टेटेड कि जो डीप सीक को बनाने की कॉस्ट है वो चैट जीपीटी की 1/10 भी नहीं, उससे भी बहुत कम है। तो इस वजह से कि सबको ये लग रहा था कि एक एआई मॉडल को डेवलप करना इट वुड बी वेरी एक्सपेंसिव, बट चाइना की इस कंपनी ने, स्टार्टअप ने डीप सीक डेवलप करके शोकेस किया है कि इट इज नॉट दैट एक्सपेंसिव और आप उसको कम कॉस्ट में भी और कम टाइम में भी डेवलप कर सकते हो। एंड दिस इज ऑल्सो अवेकन इंडिया ऑल्सो, एंड इंडिया भी अब खुद के एआई टूल्स बनाने के लिए यहाँ पे एफर्ट्स पुट अप कर रहा है। स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए इंडिया ने अपना खुद का एआई कोश करा है। अब ये एआई कोश क्या है? तो एआई कोश इज बेसिकली अ डेटा सेट, इट इज बेसिकली अ डेटा रिपोजिटरी। डेटा रिपोजिटरी है मतलब जितना भी एआई से रिलेटेड डेटा होगा, एआई के लिए जो डेटा होगा, उन सब डेटा को यहां पे कैटलॉग किया जाएगा, यहां पे वो प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब डेटा रिपोजिटरी क्यों चाहिए होती है? तो आपका जो एआई है, आपका जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसकी जो लर्निंग है ये बेसिकली डेटा से ही होती है। सो फॉर एग्जाम्पल कि एआई को कैसे पता पड़ेगा कि कैपिटल ऑफ इंडिया इज न्यू दिल्ली? तो ये क्या करता है, बेसिकली एआई मॉडल जो होते हैं ये जो इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है उसको एक्सेस करता है और उसके बेसिस पे करता है। अब अगर मैंने जितनी भी वेबसाइट है उसके एक्सेस को ही रिस्ट्रिक्ट कर रखा है तो कहां से इसके पास में डेटा आएगा? तो इसलिए जो लर्निंग होती है मॉडल की वो डेटा बेस्ड होती है। और यहां पे बिकॉज ऑफ डेटा प्राइवेसी जो है, आपकी प्राइवेसी जो है वो इंपॉर्टेंट होती जा रही है, तो एआई मॉडल के लिए भी इनको एक्सेस कर पाना विद टाइम मुश्किल ही होता जाएगा। तो अगर मैं कोई एआई मॉडल बना रहा हूं और मैं उसको बहुत बेटर बनाना चाहता हूं तो मैं उसे जितना ज्यादा डेटा प्रोवाइड करूंगा उतने ही वो अच्छे आंसर दे पाएगा। लेट्स से कि अगर मैं हाइपोथेटिकली उसको कैंसर का कोई इलाज ढूंढने के लिए कह रहा हूं, तो अगर मैं सिर्फ उसको 1 या 2 वेबसाइट का एक्सेस दूंगा तो जो कंक्लूजन पे वो पहुंचेगा कैंसर के इलाज के लिए वो सिर्फ उस 2 डेटा के बेसिस पे ही होगा, 2 वेबसाइट्स के डेटा पे। पर एट द सेम टाइम लेट्स से मैं उसको जितने भी आपके कैंसर से रिलेटेड रिसर्च है, डिफरेंट कंट्रीज की रिसर्च है, उसका अगर मैं एक्सेस प्रोवाइड करूं तो उसका जो कंक्लूजन आएगा वो बहुत बड़े एक डेटा सेट से आएगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी करेक्ट होने की बहुत सही हो जाएगी। ओके, तो इसलिए आपका जो लर्निंग होता है वो डेटाबेस पे होता है। तो इसलिए चाहिए कि अगर इंडिया में हम स्टार्टअप्स को प्रमोट करना चाहते हैं जो एआई बेस्ड मॉडल्स बनाएं, एआई बेस्ड टूल्स बनाएं, तो उनके पास में एक फ्री एआई डेटा रिपोजिटरी होनी चाहिए। तो इंडिया की जो एआई डेटा रिपोजिटरी है उसका नाम है एआई कोश। कोश जो होता है हिंदी टर्म जो बेसिकली आपके एक रिपोजिटरी को ही डिनोट करता है अदर वर्ड्स में। तो ये जो पर्टिकुलर आपका एआई कोश है ये इंडिया के एआई मिशन का ही पार्ट है। और इसका प्लेटफॉर्म क्या है? इट्स अ प्लेटफॉर्म प्रोवाइडिंग नॉन पर्सनल डेटा सेट टू हेल्प इन एआई मॉडल एंड टूल डेवलपमेंट। तो ये जो एआई कोश है एक प्लेटफॉर्म है जहां पे नॉन पर्सनल, रिमेंबर पर्सनल होता है, पर्सनल डेटा क्या होगा? पर्सनल डेटा इज कि उस डेटा को देख के मैं ये रिकॉग्नाइज कर सकूं ये पर्सन ए का है, ये पर्सन बी का है, ये मेरा डेटा है। बट नॉन पर्सनल इज कि यहां पे डेटा तो प्रोवाइड होगा कि ये वेट है, यूजुअल ये वेट है, लेट्स से ये हाइट है, यहां तक पढ़ाई करी हुई है, ये पर्टिकुलर डिजीज है इस पर्सन को, बट कौन है ये पर्सन यहां पे ये जस्टिफाई नहीं होगा। तो एक नॉन पर्सनल डेटा सेट यहां पे डेवलप किया जा रहा है जो बाकी सारे स्टार्टअप्स को, कंपनीज को प्रोवाइड करा जाएगा, सो दैट वो अगर कोई एआई मॉडल बनाना चाहते हैं, एआई कोई टूल डेवलप करना चाहते हैं, तो वो इस पर्टिकुलर डेटा सेट के से लर्निंग करा के यहां पे कर सके। तो ये जो डेटा सेट होते हैं या ये जो एआई मॉडल जैसे चैट जीपीटी है, इट्स इज बेसिकली ट्रेन्ड ऑन अ लार्ज लैंग्वेज मॉडल। LLM आपके डिग्री भी होती है, बट यहां पे एआई की टर्मिनोलॉजी में LLM का मतलब होता है लार्ज लैंग्वेज मॉडल। लार्ज लैंग्वेज बहुत सारा डेटा सेट है जिस बेसिस पे हमने इसको ट्रेन करा है। तो इसके अंदर में एज ऑफ नाउ 316 डेटा सेट्स दिए हुए हैं। मेजॉरिटी फोकस होगा लैंग्वेज ट्रांसलेशंस पे फॉर इंडियन लैंग्वेजेस। कि फॉर एग्जांपल कि मैं डिफरेंट लैंग्वेजेस को लेट्स से मैं एक टूल बना रहा हूं जो ट्रांसलेट कर पाएगा, तो वो तभी कर पाएगा जब उसके पास में दोनों लैंग्वेज का वहां पे पूरा का पूरा डेटा सेट प्रोवाइड हो, उस बेसिस वो कर पाएगा। इसके अलावा और कौन से डेटा इसमें आपके इनकॉर्पोरेटेड है एआई कोश में? तेलंगाना का जो हेल्थ डेटा है वो इसमें प्रोवाइडेड होगा। 2011 का सेंसस डेटा इस पर्टिकुलर चीज का पार्ट होगा। सैटेलाइट इमेजरी, मेट्रोलॉजिकल एंड पॉल्यूशन डेटा, वो सब भी आपका इसके अंदर में पार्ट पहले से ही होगा। ओके, तो ये आपका इंडिया का एआई डेटा सेट है, एआई कोश। अब इंडिया का एआई मिशन क्या है जिसके अंदर में इसको करा गया है, तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। 10,000 करोड़ का इसका बजट है इंडिया एआई मिशन का, और इसके अंदर में हम 14,000 जीपीयूज, अब यहां पे ये टर्म आ गया जीपीयूज, तो इसका क्या मतलब होता है?
ट्राई टू सर्च फॉर दिस कि ये जीपीयू क्या होता है। अगेन ट्राई टू रिमेंबर जीपीयूज जो है वो एकदम आपके सेंटर होते हैं किसी भी एआई मॉडल को डेवलप करने के लिए। तो यहाँ पे 14,000 जीपीयू को कमीशन करा गया है जो शेयर्ड एक्सेस यहाँ पे प्रोवाइड होगा, जो आपके इनको एक्सपेंड करा भी जाएगा और इसी के बेसिस पे आपके जो मॉडल्स होते हैं उनको ट्रेन किया जाता है। इसके अलावा गवर्नमेंट डेटा शेयरिंग इनिशिएटिव्स कौन कौन से हैं? सो एआई कोर्स जो है वो तो एआई मॉडल को ट्रेन करने के लिए है, बट आपकी जो गवर्नमेंट है वो डेटा आपको भी प्रोवाइड करती है। तो इन केस आपको अगर कोई डेटा चाहिए गवर्नमेंट का तो आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे जा सकते हैं data.gov.in। यहां पे आपको जितना भी गवर्नेंस का डेटा गवर्नमेंट आपको दे सकती है जो ओपन है वो सारा डेटा आपको data.gov.in पे मिलेगा। अगेन ये जो पर्टिकुलर डेटा होता है ये भी नॉन पर्सनल डेटा होता है। सो फॉर एग्जांपल की अगर मैं हेल्थ की ही बात करूं कि इंडिया के अंदर में वैक्सीनेशन परसेंटेज क्या है, कौन कौन वैक्सीनेटेड है कौन नहीं, ये नहीं पता पड़ेगा, बट यहां जाके कितने परसेंट वैक्सीनेटेड है, किस स्टेट में कितना वैक्सीनेशन परसेंटेज है वो आपको पता पड़ सकता है। लेट्स से आपको अगर ये जानना है कि इंडिया के अंदर में कितने कार ओनर्स हैं, कितने कार ओनर्स इतने हैं जो 10 लाख से कम की कार को करते हैं, कौन 10 लाख से ऊपर की कार को करते हैं, जो भी डेटा गवर्नमेंट का, जो भी डेटा गवर्नमेंट के पास में ओपनली एक्सेसिबल होगा उस टाइप का हर डेटा आपको इस वेबसाइट पे प्रोवाइडेड होगा। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट कमेटी है कृष्ण गोपाल कृष्ण कमेटी, 2018 की कमेटी है और यहां पे इन्होंने 2018 में ही आपको गवर्नमेंट को यहां पे रिकमेंड किया था कि आप यहां पे गवर्नमेंट, आप यहां पे प्राइवेट सेक्टर को आपका जो डेटा है उसको अवेलेबल करना स्टार्ट करा दीजिए, बिकॉज इसी बेसिस पे ही आपका जो एआई मॉडल्स है उनको ट्रेन किया जाता है, उसी बेसिस पे आप बेटर डेटा प्रोटेक्शन लॉस बना सकते हो। बट रिमेंबर दिस कि ये नॉन पर्सनल डेटा होना चाहिए। हाउएवर ये जो पर्टिकुलर प्रपोजल था ये टेक इंडस्ट्री ने रजिस्ट करा ऑन द बेस ऑफ बिजनेस डेटा प्राइवेसी कि ठीक है आपकी जो कंपनीज है इनको हमारी प्राइवेसी की नहीं पड़ी है, उनको ये था कि उनके जो बिजनेस सीक्रेट्स हैं वो शायद रिवील हो जाएंगे, वो जो पर्टिकुलर डेटा उन्होंने पैसे देके कलेक्ट करा है जिसके बेसिस पे अपने मॉडल्स कर रहे हैं, अगर वो पब्लिकली अवेलेबल होना स्टार्ट हो जाएगा तो यहाँ पे जो उनके कंपटीटर्स हैं उनको फायदा होगा, तो इसलिए उन्होंने मना किया था। बट ऑन द बेस अब जो आपके लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स प्रोवाइडेड हैं उस वजह से अब ये पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट ये फेल हो चुका है, बिकॉज आप नहीं दोगे तो कहीं और से मिल जाएगा। इससे बेटर कि हम खुद ही हमारे पर्सनल डेटा सेट जो है उनको क्रिएट करना स्टार्ट कर दें। ओके तो ये है। नेक्स्ट पे आते हैं इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज पे। आफ्टर फैमिली कोर्ट डिनाइड जेंट्स रिलीफ अंडर हिंदू मैरिज एक्ट, 28 पेटिशंस रीच मध्य प्रदेश हाई कोर्ट। तो ये आपका एक और लॉ से रिलेटेड, लॉ से भी बहुत रिलेट हो जाएगा ये वाला केस। तो मद्रास में, नॉट मद्रास सॉरी, मध्य प्रदेश में आपका एक फैमिली कोर्ट है, तो उसमें एक जैन कपल गया, जैनिज्म, जैन जो रिलीजन वाले लोग हैं वो कपल गया आपका फैमिली कोर्ट के अंदर में फॉर सीकिंग अ डाइवोर्स, और यहाँ पे फैमिली कोर्ट ने उनकी पेटिशन को डिनाई कर दिया, क्लेमिंग कि जो जैन्स होते हैं, जो जैन है या जैनिज्म को जो फॉलो करते हैं वो हिंदूज नहीं होते, दे आर नॉट हिंदूज। तो उनके ऊपर पे हिंदू मैरिज एक्ट जो है, हिंदू मैरिज एक्ट जो है 1955 का, उसमें जो डाइवोर्स का राइट है वो प्रोवाइड नहीं हो सकता है। वाई सो? बिकॉज जो जैन्स हैं वो अलग स्क्रिप्चर्स में बिलीव करते हैं, अलग चीजों में बिलीव करते हैं। हिंदुइज्म जो है, हिंदूज जो हैं वो अलग उसमें बिलीव करते हैं, तो उनके पास में तो हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर में डाइवोर्स का राइट है, बट जैन्स के पास में ये पर्टिकुलर राइट नहीं है बिकॉज दे आर नॉट हिंदूज। एंड यहां पे आपके जो कोर्ट है उसने एक आर्ग्यूमेंट भी दिया है कि इट वॉज ईयर 2014, इट वॉज द ईयर 2014 जब आपकी गवर्नमेंट ने ही जैन्स को, गवर्नमेंट ने ही जैन को या जैनिज्म को आपका माइनॉरिटी रिलीजन डिक्लेयर किया था। जो जैन्स हैं ऑफ इंडिया दे आर वेरी प्रॉस्परस, बट उनकी पॉपुलेशन इज लेस देन 1% ऑफ इंडिया, 1 से 2% कुछ पॉपुलेशन होगी उनकी, आई थिंक लेस देन 1% पॉपुलेशन है, और दे बिकॉज ऑफ देयर सच अ लो नंबर दे हैव बीन डिक्लेयर्ड एज अ माइनॉरिटी रिलीजन ऑल्सो। तो यहां पे ये पर्टिकुलर क्लेम के बेसिस पे ही जो फैमिली कोर्ट है उसने ये पेटिशन को रिजेक्ट कर दिया कि दे आर नॉट हिंदूज, तो इनको इसके अंदर में नहीं मिल सकता है। तो यहाँ पे जो पेटिशनर्स हैं वो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट को उन्होंने अप्रोच करा है, वो ही नहीं, इसके अलावा 28 टोटल पेटिशंस हैं जो फाइल करी गई हैं मे बी रिगार्डिंग जैनिज्म ओनली, कि जैन कपल है कि उनको हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर में डाइवोर्स नहीं मिलेगा। ओके, अब की लीगल इश्यूज क्या है? तो मेन इश्यू यहाँ पे ये है कि जो जैन्स हैं क्या वो हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर में डाइवोर्स क्लेम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, बिकॉज इससे पहले कभी इश्यू अराइज नहीं हुआ है। और द सिंपल रीजन इज कि अगर आप हिंदू मैरिज एक्ट में हिंदू की डेफिनेशन देखते हो, अगर आप हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर में हिंदूज की डेफिनेशन को रीड करते हो तो इट सेज हिंदू इंक्लूड्स बुद्धिस्ट,
सिख एंड जैन्स। सो आपका जो हिंदू मैरिज एक्ट है वो हिंदूज को डिफाइन कैसे करता है फॉर द पर्पज ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, कि हिंदूज की डेफिनेशन में बुद्धिस्ट, सिख, जैन भी आते हैं, विच मीन्स कि हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर में जो राइट्स और ड्यूटीज प्रोवाइडेड हैं, प्रोवाइडेड कि वो पर्टिकुलर रिलीजन का पार्ट हो, वो सारी की सारी आपकी अप्लाई होती है ऑन दीज 3 रिलीजन्स ऑल्सो। तो इससे पहले कभी भी ये कंट्रोवर्सी राइज नहीं हुई थी कि क्या जो जैन कपल है क्या वो हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर में उनको डाइवोर्स मिलेगा या नहीं मिलेगा, बिकॉज यहां पे आपके हिंदूज की डेफिनेशन क्लियर थी। अब सेक्शन 13B है जो हिंदू मैरिज एक्ट का, वो डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट आपका प्रोवाइड करता है कि अगर दोनों पार्टीज एग्री करते हैं म्यूचुअल कंसेंट से तो उनको डाइवोर्स मिल जाएगा। बट बिकॉज जैन्स जो हैं वो इस बेसिकली हिंदू मैरिज एक्ट में फॉल नहीं करते हैं, तो इस वजह से उनको ये पर्टिकुलर राइट नहीं मिलेगा। दैट इज व्हाट द कोर्ट हैज स्टेटेड। तो आपके एमपी का जो हाई कोर्ट है उसके अंदर में इस पे फैमिली कोर्ट को यहां पे मना करा है एज ऑफ नाउ, उसको स्टे लगाया हुआ है उनके जजमेंट्स के, उनके पर्टिकुलर ऑर्डर्स के ऊपर पे कि आप इस तरह से पेटिशन को रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। एंड लेट्स वेट कि अब कोर्ट क्या डिसाइड करता है। बट मेन आर्ग्यूमेंट क्या है यहां पे? द मेन आर्ग्यूमेंट इज अगेन दिस ओनली कि आपके जो हिंदू मैरिज एक्ट है उस डेफिनेशन में, हिंदूज की डेफिनेशन में जैन्स और आपके बुद्धिस्ट और आपके सिख फॉल करते हैं, तो उनको हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर में जो राइट्स और ड्यूटीज हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे। ऑन दी अदर साइड यहां पे फैमिली कोर्ट ने क्या बोला है कि जैन जो है वो आपके अलग बुक्स को, अलग आपके जो स्क्रिप्चर्स उनको फॉलो करते हैं, अगम और सूत्र करके आपके, दीज आर नॉट 2 बुक्स बट दीज आर ग्रुप ऑफ बुक्स। अगम्स बोला जाता है और सूत्रा बोला जाता है। जैसे वेद आपके 4 उपनिषद आपके 108 है, स्मृति है, मनुस्मृति है, हिंदूज इनको फॉलो करते हैं और जैन अपने अगमा और सूत्रा को फॉलो करते हैं। तो इन केस अगर कोई जैन यहां पे डाइवोर्स डिमांड करता है तो वो ऑन द बेसिस ऑफ अगमा या सूत्रा होगा, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, जो बेसिकली वेद, उपनिषद, स्मृति इनके बेसिस पे आपको राइट्स प्रोवाइड करता है। ओके, तो ये पर्टिकुलर केस जो है वो आपका प्रोवाइडेड करा गया है। ओके, सो ये चीज जो हम डिस्कस कर चुके हैं, जैन, बुद्धिस्ट और सिख्स आपके हिंदूज के डेफिनेशन में फॉल करते हैं फॉर लीगल पर्पसेस। टेक्स्ट न्यूज पे आते हैं तो इंडियन एक्सप्रेस से एक हमने आर्टिकल यहाँ पे लिया है फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग। तो एडिटोरियल्स को भी हम कवर करते हैं, तो आज एक एडिटोरियल हम इंडियन एक्सप्रेस से ले रहे हैं विच इज बेसिकली रिगार्डिंग द डीलिमिटेशन प्रोसेस। तो आई एम श्योर इफ यू हैव बीन फॉलोइंग न्यूज फॉर अ फ्यू डेज, अभी आपकी एक ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी जहां पे देयर वाज अ डिस्कशन रिगार्डिंग डीलिमिटेशन ऑफ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज, एंड उसके अंदर में सबसे ज्यादा जो डीलिमिटेशन को अपोज कर रहे हैं वो है आपके तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर M.K. स्टैलिन, जो कह रहे हैं कि अगर डीलिमिटेशन प्रोसेस किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, तो उस बेसिस पे जो आपका पार्लियामेंट्री सीट्स हैं, देयर वुड बी एक्सेस ऑफ पार्लियामेंट्री सीट्स फॉर द नॉर्दर्न स्टेट्स एंड देयर वुड बी अ डिक्रीज ऑफ पार्लियामेंट्री सीट्स फॉर द सदर्न स्टेट्स। तो यहां पे उनका ये आर्ग्यूमेंट आया है एंड दिस आर्ग्यूमेंट इज नॉट विदाउट फ्लॉज। ठीक है, सिंपली बिकॉज अगर आप सिर्फ पॉपुलेशन के बेसिस पे आप सीट्स को चेंज करते हो, फॉर एग्जांपल अभी पार्लियामेंट के अंदर में, लोकसभा के अंदर में 543 टोटल सीट्स हैं, अभी आपकी 543 सीट्स हैं। तो अब अगर मैं पॉपुलेशन के बेसिस पे डीलिमिटेशन करता हूं तो नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज होंगे, अराउंड 750 780 कुछ सीट्स हो जाएंगी आपकी, और उन 780 सीट्स में जो मेजॉरिटी सीट्स होंगी वो नॉर्दर्न स्टेट्स की होंगी अगर मैं सिर्फ पॉपुलेशन का क्राइटेरिया लेता हूं। व्हाई सो? बिकॉज इन द लास्ट 50-60 इयर्स जो सदर्न स्टेट्स हैं उन्होंने तो पॉपुलेशन कंट्रोल सक्सेसफुली करा है और उसका उनको बेनिफिट भी मिला है। उनके जितने भी आपके ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के जितने भी उनके पैरामीटर्स हैं उन पे वो अच्छा परफॉर्म करते हैं। एंड ऑन द अदर हैंड आपकी जो नॉर्थ इंडिया की स्टेट्स हैं, स्पेसिफिकली यूपी एंड बिहार, यहां पे पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं हो पाए, देयर इज अ एक्सप्लोजन ऑफ पॉपुलेशन इन दीज 2 पर्टिकुलर स्टेट्स। तो आने वाले टाइम अगर डिलिमिटेशन ऑन द बेस ऑफ पॉपुलेशन होता है तो इन पर्टिकुलर स्टेट्स की जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो तो इंक्रीज हो जाएंगी, साउथ स्टेट्स की कम हो जाएंगी। तो उससे क्या होगा कि नेशनल पॉलिटिक्स के अंदर में जो सदर्न स्टेट्स हैं उनका जो वेट है वो और कम हो जाएगा। तो इस बेसिस पे वो इस चीज को चैलेंज कर रहे हैं कि डिलिमिटेशन जो है वो नहीं होना चाहिए, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। तो इस कंटेक्स्ट के अंदर में यहां पे ये ऑथर का एक आपका आर्टिकल है वेयर ही इज सेइंग कि यहां पे डिलिमिटेशन जो है इट्स अ अपॉर्चुनिटी, सीज द अपॉर्चुनिटी, सीज द डिलिमिटेशन, इट्स एन अपॉर्चुनिटी। और यहां पे हम सीट्स को एक्सपेंड कर सकते हैं, डेमोक्रेसी को इंप्रूव कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ सीट्स नॉट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन बट कंसीडरिंग अदर क्राइटेरियाज आल्सो, सो दैट देयर इज नो नॉर्थ साउथ डिवाइड, कि नॉर्थ साउथ का डिवाइड नहीं हो जाना चाहिए कि साउथ वाले हैं वो तो डिलिमिटेशन की वजह से सबकी सीट्स कम हो रही हैं और नॉर्थ स्टेट्स हैं उनको यहां पे आपका एक्सेस ऑफ सीट्स मिल रहा है।
ओके तो ये बेसिक आर्ग्यूमेंट इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर में। अब डीलिमिटेशन एक्चुअली होता क्या है? सो डीलिमिटेशन इज बेसिकली रीड्रॉइंग ऑफ बाउंड्रीज। तो ये बेसिकली जो आपकी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी या स्टेट कॉन्स्टिट्यूएंसीज भी हैं उनको रीड्रॉ करा जा रहा है बाउंड्रीज के विद दिस प्रिंसिपल इन माइंड कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में इक्वल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। देयर शुड बी इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑन बेस ऑफ पॉपुलेशन। सो एग्जांपल ले लेते हैं कि राजस्थान के अंदर में से अगर जयपुर एक पर्टिकुलर सिटी है, जयपुर एक पर्टिकुलर सिटी है और एक सिटी है उदयपुर, एक पर्टिकुलर सिटी है उदयपुर, और लेट्स से कि हम चाहते हैं कि हर जगह पे 1 लाख पॉपुलेशन पे एक एमपी हम यहां पे इलेक्ट करें, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 1 लाख लोगों करें। तो अगर जयपुर की पॉपुलेशन है 14 लाख और उदयपुर की है 12 लाख, तो उदयपुर में टोटल, उदयपुर को हम इस तरह से डिवाइड करेंगे उसके एरियाज को कि वहां पे हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर में 1 लाख लोगों पे एक आपका एमएलए, एक आपका एमपी इलेक्ट हो और टोटल 12 एमपीज यहां पे 12 लाख पीपल्स को यहां पे आपके रिप्रेजेंट करें। और सिमिलरली जयपुर में 14 लाख पीपल्स के लिए 14 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हो जो आपको करें। तो यहां पे जो डिलिमिटेशन का प्रोसेस होता है इट इज बेसिकली रीड्रॉइंग ऑफ बाउंड्रीज कि मैं जयपुर में, उदयपुर में इस तरीके से उन डिस्ट्रिक्ट्स को डिवाइड करूंगा कि हर किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर में रिप्रेजेंट करने के लिए 1 लाख लोग। ओके तो इस तरीके से मैं क्या करूंगा कि जो एक एमपी होगा वो उतने ही लोगों को रिप्रेजेंट करेगा। अब इश्यू क्या हो रहा है कि जो डीलिमिटेशन प्रोसेस है ये आपको हर 10 साल में करना था। तो 1950 में जब हम रिपब्लिक बने, इट्स गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो, डीलिमिटेशन इज गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो वहां पे 1950 ऑनवर्ड्स हमको हर 10 साल में ये पर्टिकुलर डीलिमिटेशन करना था। बट इशू क्या हुआ, 1970s में हमने यहां पे आपका पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करा, 60s के थ्रू ही करना स्टार्ट कर दिया था। सदर्न स्टेट्स ने उसको अच्छे से इंप्लीमेंट करा, नॉर्दर्न स्टेट्स अच्छे से नहीं कर पाई, इस वजह से देयर वाज अ पॉपुलेशन इम्बैलेंस। तो साउथ की स्टेट ने 1970s में पार्लियामेंट में ये आस्क करा कि इस पे अब आप एक जैम लगा दीजिए, इसके ऊपर एक पॉज लगा दीजिए डीलिमिटेशन के ऊपर पे। डीलिमिटेशन से मतलब है यहां पे कि जो सीट इंक्रीज है उसको पॉपुलेशन के बीच पे रिस्ट्रिक्ट कर दीजिए। तो आपका जो लोकसभा में 543 का नंबर है और राज्यसभा में जो 245 का नंबर है, ये 1971 का जो सेंसस हुआ था, 1971 में जो सेंसस हुआ था उस बेसिस पे डिसाइडेड है। यानी 71 के बाद आपके 50 साल से ऊपर हो चुके हैं, अब से लेके अब तक चाहे पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज हो चुकी हो, चाहे जयपुर में अब 14 लाख की जगह 28 लाख पीपल हो चुके हो, उदयपुर में 12 की जगह 24 लाख पीपल हो चुके हैं, बट यहां पे अभी भी 28 लाख पीपल को 14 ही एमपीज रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ना कि 28 कर रहे हैं। अगर मैं 1 लाख का क्राइटेरिया रखता हूं, एट द सेम टाइम यहां 12 लाख, यहां पे 12 एमपी जो हैं वो 12 लाख नहीं 24 लाख को कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे ये डिस्क्रिपेंसी क्यों हुई है? बिकॉज 1970 के बाद से आपका जो डिलिमिटेशन एक्सरसाइज है उसको हमने होल्ड किया ही नहीं है। ओके तो जो अभी आपकी सीट जो आपकी फ्रीज है, नंबर ऑफ सीट जो फ्रीज है वो 71 सेंसस के बेसिस। इसके बाद हमने 2001 के सेंसस के बेसिस पे भी किया था। 2001 का जो सेंसस है उस बेसिस पे भी हमने सीट्स को रीड्रॉ तो किया था, तो डीलिमिटेशन लिमिटेड तो किया था, बट जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो हमने लिमिटेड करी थी, वो आज भी आपकी लिमिटेड ही है। अब जब 2001 में सेंसस किया था तब इट वाज डिसाइडेड कि अब जो 2026 के बाद नेक्स्ट सेंसस होगा, 2026 के बाद जो नेक्स्ट सेंसस होगा, नॉट द 2026 सेंसस, 2026 नेक्स्ट ईयर के बाद जो पहला सेंसस डेटा आएगा उस बेसिस पे यहां पे डीलिमिटेशन बेसिस होगा। तो अब वो पर्टिकुलर टाइम आ चुका है, इसलिए वापस से जो सदर्न स्टेट्स हैं वो अब आपके रेडी हो चुके हैं फॉर अ फाइट कि दे डू नॉट वांट अ डिलिमिटेशन एंड दे एक्चुअली वांट कि अब अगले 30 साल के लिए फिर से इस पे फ्रीज लगा दिया जाए, बिकॉज दे बिलीव कि देयर इज नो पर्टिकुलर सॉल्यूशन जिसमें आप डिलिमिटेशन करें और वहां पे सदर्न स्टेट्स को हार्म ना हो इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ सीट्स। तो यहां पे दिस इज बेसिकली द इशू गोइंग ऑन। तो डिलिमिटेशन इज कि बेसिकली आपकी चाहे लोकसभा हो चाहे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हो, उन सब के अंदर में इक्वल रिप्रेजेंटेशन हर किसी स्टेट को यहां मिले। अब प्रोसेस ऑफ डिलिमिटेशन इंडिया कौन है, क्या होता है, तो रिमेंबर दिस कि डिलिमिटेशन जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है। तो इसमें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल इंटरफेरेंस आपका अलाउड नहीं होता है। तो इसमें ना तो आपका इलेक्शन कमीशन इन्वॉल्व होता है, ना आपका इलेक्शन कमीशन डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता है, और ना ही आपकी जुडिशरी इन्वॉल्व होती है, ना ही आपकी लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव इन्वॉल्व होती है। इसके लिए आप अलग से एक डिलिमिटेशन
डीलिमिटेशन कमीशन क्रिएट करते हो, एक अलग से डीलिमिटेशन कमीशन क्रिएट करते हो। फर्स्ट टाइम ये कमीशन हमने क्रिएट करा था इन 1952, जिसने आपका पहला डीलिमिटेशन आपका कंडक्ट किया था। ये जो पर्टिकुलर कमीशन होता है ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी होती है एंड इट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड इट ऑपरेट्स विद द हेल्प ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो यूजुअली आपके जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं वो इसकी मेंबरशिप होल्ड करते हैं और दिस डीलिमिटेशन कमीशन होता है, ये डिसाइड करता है कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी की लाइन कैसे रीड्रॉ करी जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंटली जो डीलिमिटेशन कमीशन होता है इसकी जो रिकमेंडेशंस होती हैं वो फाइनल होती हैं। तो डीलिमिटेशन कमीशन ने अगर रीड्रॉ कर दी है लाइन तो ये फाइनल है और इनको आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में आप चैलेंज नहीं कर सकते हो, ये आपको याद रखने वाली बात होगी। और ये जो पर्टिकुलर प्रोसेस होता है, जो भी सबसे रिसेंट सेंसस डेटा अवेलेबल होता है उसी बेसिस पे आप डीलिमिटेशन करते हो, सो दैट कि आने वाले टाइम के अंदर में जो रिप्रेजेंटेशन है वो जल्दी से चेंज ना हो। मैं पुराना करूंगा, इट इज पॉसिबल कि उस 10 साल में आपकी पॉपुलेशन का जो डेटा है वो बहुत चेंज हो जाए, उसका जो मूवमेंट है वो बहुत चेंज हो जाए, तो इसलिए रिसेंट सबसे सेंसिटिव डेटा होता है उसी बेसिस पे किया जाता है। अगर हम हिस्ट्री देखें डीलिमिटेशन की, ये आपके फैक्चुअल डेटा हो जाएगा इंपॉर्टेंट। तो पहला फर्स्ट डीलिमिटेशन 1952 में हुआ था ऑन द बेसिस ऑफ 1951 सेंसस, सेकंड डीलिमिटेशन 63 में हुआ था, थर्ड डीलिमिटेशन 73 में हुआ था, थर्ड डीलिमिटेशन। और इस पर्टिकुलर डीलिमिटेशन में हमने 2001 तक यहां पे हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स को फ्रोज कर दिया था। फिर फोर्थ हमने रिप्रेजेंटेशन डीलिमिटेशन किया था 2002 में, जो 2001 के बेसिस पे था, बट द नंबर ऑफ सीट्स वो थे वो फ्रीज रखी गई थी, तो वो चेंज नहीं हुई थी। तो जो मैंने 73 में फ्रीज कर दिया था वो फ्रीज 2002 में भी था। तो रिमेंबर दिस कि 71 के बाद से, सेंसस के बाद से आपका जो नंबर ऑफ सीट्स है उनको चेंज नहीं किया गया है। और नेक्स्ट शेड्यूल कब से है तो 84, जब ये वाला सेंसस किया था तब हमने डिसाइड करा कि 2026 के बाद जो नेक्स्ट सेंसस होगा, नेक्स्ट सेंसस जो 2026 के बाद होगा, उस बेसिस पे, उस पर्टिकुलर बेसिस पे अब नेक्स्ट डीलिमिटेशन आपका अटेम्प्ट किया जाएगा। ओके, सो दिस इज रिगार्डिंग योर डीलिमिटेशन। ओके, तो ये है आपका। नेक्स्ट इंडियन एक्सप्रेस से एक और न्यूज देख लेते हैं विच इज बेसिकली पशु औषधि केंद्र। तो जैसे आपका जन औषधि केंद्र है जहां पे आप जाके जेनरिक मेडिसिन को बाय कर सकते हो। जेनरिक मेडिसिन, जेनरिक इज अपोजिट ऑफ ब्रांडेड, इट्स अपोजिट ऑफ ब्रांडेड मेडिसिन। ओके, अपोजिट ऑफ ब्रांडेड मेडिसिन। तो जेनरिक मेडिसिन होती हैं जिसमें सेम कंपोजिशन, सेम सॉल्ट्स होता है, बट बिकॉज दे आर नॉट ब्रांडेड तो वो आपको चीपर कॉस्ट पे अवेलेबल होती हैं। तो आप जैसे कि हमारी जो मेडिसिन होती हैं वो आपको जन औषधि केंद्रों पे मिलती है, जो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के अंदर में हमने इनिशिएट करी थी। आपका 7 मार्च जो है ये उसकी 7th, आज से 7 साल पहले स्टार्ट हुआ था। आज 7 मार्च द 7th एनिवर्सरी ऑफ दिस पर्टिकुलर जन औषधि केंद्र। जो पर्टिकुलर जन औषधि केंद्र है उसी बेसिस पे हमने पशु औषधि केंद्र भी प्रोड्यूस करे हैं। इसके अंदर में क्या होगा, जो लाइव स्टॉक है आपका, बेसिकली आपके काऊ, गोट्स, बफेलो, उन सबसे रिलेटेड जो मेडिसिन होती है, लाइव स्टॉक की जो मेडिसिन होती हैं वो आपको चीप रेट्स पे अवेलेबल होंगी। These would be available at cheap rates. So basically वेटरनरी मेडिसिन जो होती हैं आपकी, जो आपकी एनिमल रिलेटेड मेडिसिन होती हैं, उनकी मेडिसिन आपको चीप रेट्स पे लाइव स्टॉक से रिलेटेड जो मेडिसिन होगी वो आपको अवेलेबल होगी। सो इट इज एन एफर्ट बाय द गवर्नमेंट कि जस्ट लाइक हमने जन औषधि केंद्र के थ्रू आपकी जो मेडिसिन की कॉस्ट है, प्रोहिबिटिव कॉस्ट है, उसको रिड्यूस करा है। एट द सेम टाइम पशु औषधि केंद्र के थ्रू हम जो लाइव स्टॉक मेडिसिन है जो भी बहुत हाई प्राइसेस पे हैं उनको भी यहाँ पे हम कंट्रोल कर पाएंगे। Okay, so student, these were the important news from the today's Hindu newspaper as well as the Indian Express. In case आपका कोई डाउट है, कोई फीडबैक है, please mention in the comment box. Try to answer जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे because this would help you in the long term. Okay, so with this message, let's end today's session. Thank you and have a very nice day.